नमस्कार, मैं डॉक्टर एसपी सिंह, संस्थापक महाप्रबंधक, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस, आप सबके समक्ष एक नई चिंतन धारा लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसके माध्यम से मैं छात्रों एवं आमजन पे राष्ट्र प्रेम, मानवोचित गुण एवं सृजनशीलता का एक नया कैनवस रचकर साझा करना चाहता हूं। हमारा प्रयास होगा कि हमारे विद्यार्थी देश के सशक्त और सक्षम नागरिक बने और अपने भारत का दुनिया में नए नए क्षेत्रों में प्रतिमान स्थापित करें। आज हम भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में देखते हुए गर्व महसूस करते हैं, जिसकी कल्पना सरदार वल्लभ भाई पटेल के बिना नहीं की जा सकती। आज़ादी के आंदोलन में किसानों और युवाओं को जोड़कर सुनियोजित गति देने का कार्य उन्होंने किया था। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व कौशल का परिणाम है कि देश के 565 छोटे बड़े राज्यों को एक करके भारतीय संघ में सम्मिलित कर अखंड भारत का निर्माण किया, जिसके लिए सरदार पटेल को राष्ट्रीय एकता व अखंड भारत का महान शिल्पी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म गुजरात के खेड़ा जनपद स्थित नाडियाड में 31 अक्टूबर 1875 को पाटीदार कुर्मी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता लाड़बाई झवेर भाई की 6 संतानों में वह चौथी संतान थे। उनके पिता झवेर भाई पटेल 1857 के भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम क्रांति में प्रमुख रूप से भागीदार रहे। उन्होंने प्रारंभिक स्कूली शिक्षा अपने पैतृक गांव करमसद में अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त की। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह एक वकील के अधीन कार्य करते हुए आगे की पढ़ाई पूरी कर जनपद न्यायालय के वकील बने। कालांतर में उन्होंने गोधरा में एक छोटा सा कार्यालय खोल लिया, जहां उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल पहले से वकालत कर रहे थे। उनमें फौजदारी के मामलों की विशेष योग्यता थी। कर्मठता और योग्यता के कारण वह अपने समकालीन वकीलों से बहुत आगे निकल गए। 1909 में वे एक मामले में न्यायालय में गवाह से पूछताछ कर रहे थे। तभी उन्हें उनकी पत्नी की मृत्यु का टेलीग्राम प्राप्त हुआ, जिसे पढ़कर उन्होंने उसे जेब में रख लिया। पत्नी के निधन की सूचना पढ़ने के बाद भी उनके मुख पर दुख के बादल नहीं दिखे और पूर्ववत जिरह जारी रखी। बाद में घटना का खुलासा होने पर लोगों ने जाना कि वह कितने महान कर्तव्यनिष्ठ थे। उनकी 2 संतानों में एक बेटी मणिबेन पटेल और बेटा डाहिया भाई पटेल थे। अगस्त 1910 में वे इंग्लैंड गए, जहां 3 वर्ष की पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर की योग्यता प्राप्त कर भारत लौटे। बैरिस्टर बनने के बाद उन्होंने अहमदाबाद में फौजदारी के ही मामलों की वकालत करने का निर्णय लिया और उनकी वकालत भी खूब चमकने लगी। उनकी योग्यता, गंभीरता और चिंतनशीलता के कारण बम्बई उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने उन्हें न्यायाधीश का पद देने का प्रस्ताव रखा, परंतु उन्होंने इस पद को स्वीकार नहीं किया। वे 1916 में गांधी जी के संपर्क में आए और उनके विचारों से प्रेरित होकर निष्ठावान अनुयायी बन गए। इसके पटेल के शब्दों में 1917 का वर्ष गांधी जी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। सरदार पटेल की सक्रियता और भागीदारी को देखते हुए गुजरात सभा, जिसके गांधी जी अध्यक्ष थे, उसके सरदार पटेल मंत्री बने। इस प्रकार वे सार्वजनिक जीवन में एक दूसरे के निकट आए और सर्वाधिक लोकप्रिय बने। गुजरात सभा के मंत्री के रूप में अहमदाबाद में पटेल ने प्लेग विरोधी अभियान चलाया और उसी समय
बलात् मजदूर बनाए गए लोगों की समस्या हाथ में ली और उन्हें श्रम के बदले उचित पारिश्रमिक की मांग के लिए प्रेरित किया। इसके साथ किसानों कर न दो आंदोलन चलाया और इन अभियानों में वे बहुत सफल रहे। 1917 में वे अहमदाबाद के पार्षद चुने गए और बाद में वे इसी नगर पालिका के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। उनके कार्यकाल में अहमदाबाद की नगर पालिका का कार्य दूसरी नगर पालिकाओं के लिए उदाहरण बन गया था। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में पटेल के नेतृत्व में हुए बारदोली आंदोलन की भूमिका विशेष है। 1928 में गुजरात में बारदोली आंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने किसानों के लगान में 30% वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इसका खुलकर विरोध किया। उनके नेतृत्व में हुए आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने हर संभव प्रयास किया। अंत में अंग्रेजों को बढ़े हुए कर का आदेश वापस लेना पड़ा। पटेल के नेतृत्व में इस आंदोलन की सफलता से प्रभावित होकर महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। गांधी जी ने कहा था कि पटेल द्वारा किया गया इस तरह का हर संघर्ष, हर कोशिश हमें स्वराज की ओर पहुंचा रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया रोट हाउ पटेल वाज अ हीरो ऑफ बारडोली. He had instituted there a Bolshevik regime in which he plays the role of Lenin. अपने राष्ट्रवादी चिंतन, ओजस्वी भाषणों और देश को आज़ादी दिलाने वाले महत्वपूर्ण कदमों को उठाने के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। वे छुआछूत के प्रबल विरोधी थे। उनकी दृष्टि में सारी बुराइयों की जड़ अशिक्षा है। उनका कहना था, जब लोग शिक्षित होंगे तो बुराइयां, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, सब अपने आप खत्म हो जाएंगी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस में प्रचंड बहुमत में होने के बावजूद सरदार पटेल ने गांधी जी के अनुरोध पर अपना नाम वापस लेकर नेहरू को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार यदि सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो देश का विभाजन ही नहीं होता, किंतु उप प्रधानमंत्री के रूप में भी वे निष्क्रिय नहीं बैठे। जिसे उचित समझते थे उसके प्रति आग्रह बनाए रखते थे। विपरीत परिस्थितियों में पटेल ने भारत के एकीकरण में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। अपनी असाधारण व्यवहारिक कौशल और विवेक से उन्हें विश्वास में लेने के उपरांत 565 देशी रियासतों को भारतीय संघ में बिना खून खराबे के विलय कर उन्होंने भारतीय मानचित्र का पुनर्रेखांकन किया था। उन्होंने अविचलित धैर्य, असाधारण दूरदर्शिता, सुदृढ़ संकल्प और अक्षम्य कठोरता का परिचय देते हुए हैदराबाद सत्ता में उन्मत्त निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उनके आनुवांशिक सम्मान, अधिकार और वार्षिक भत्तों को देते भी रहे। इसी प्रकार उन्होंने जूनागढ़ रियासत को भी भारतीय संघ में विलय कर लिया, जो एक बहुत महान उपलब्धि थी। उनकी रियासतों के विलय संबंधी उपलब्धि पर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, He will always remain in my memory as that paradox, a man of iron heart, kind, clear vision, gentle and sentimental. शेष कश्मीर समस्या, जिसे नेहरू जी स्वयं अपने हाथों में लिए थे, वो आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है, वरना उस समस्या का निस्तारण भी सरदार द्वारा इसी तरह हो जाता। 1946 और 1947 के सबसे कठिन वर्ष में, जब देश आज़ाद और विभाजित दोनों हो रहा था, देश की एकता का संकल्प लेकर सरदार पटेल ने लौह पुरुष की तरह देश को एक सूत्र में बांधा। इस दौरान वे स्वस्थ नहीं थे। उन दिनों भी बिना अपनी सेहत की परवाह किए देश की एकता और अखंडता के लिए दिन रात कार्य करते रहे।
पटेल की बुद्धिमत्ता एवं दूरदर्शिता का प्रभाव कई विदेशी शासकों पर भी पड़ा। अनेक विद्वानों का कथन है कि सरदार पटेल बिस्मार्क की तरह थे, लेकिन लंदन टाइम्स के अनुसार बिस्मार्क की सफलता सरदार पटेल के सामने महत्वहीन हो जाती है, क्योंकि वो इतना बड़ा कार्य नहीं था। वे विशुद्ध यथार्थवादी थे, जिनको इच्छाएं और भावनाएं प्रभावित नहीं कर पाती थी। देशी रियासतों आदि को भारतीय संघ में सम्मिलित करने के पश्चात 30 जनवरी 1948 को पटेल ने मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया और महात्मा गांधी को अपने निर्णय की सूचना भी दे दी थी। उस निर्णय पर गांधी जी ने पटेल और नेहरू के मध्य सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने की अपनी इच्छा भी जाहिर की थी। पटेल 10 मार्च 1950 को कलकत्ता गए, जब पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का भारत की ओर पलायन हो रहा था, जिसके कारण पश्चिमी बंगाल के हिंदुओं ने उत्तेजित होकर पाकिस्तान को प्रतिशोध की चेतावनी दे दी थी। परंतु पटेल के दौरे के परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान दोनों प्रधानमंत्रियों के मध्य 8 अप्रैल 1950 को एक समझौता हो गया। यह पटेल की दूरदर्शिता ही थी, जिसके कारण दो पड़ोसी देशों के मध्य युद्ध टल गया। वे केवल राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए पहल की और उसके निर्माण का आदेश भी दिया, और उनकी मृत्यु के उपरांत भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। तमाम समस्याओं और गांधी जी की हत्या से दुखी पटेल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया। उन्हें प्रभावी उपचार के लिए 12 दिसंबर 1950 को बम्बई ले आया गया, जहां 15 दिसंबर 1950 को दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने कहा कि श्री पटेल के निधन से भारत ने एक महान नेता खो दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक महान मित्र खो दिया। पंडित नेहरू ने संसद में बोलते हुए कहा कि उनका जीवन एक गौरव गाथा है, जिसे इतिहास अपने पृष्ठों में समाहित करेगा। नेहरू ने यह भी कहा कि हम सब उन्हें स्मरण करेंगे नवीन भारत के निर्माता व सुदृढ़ कर्ता के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलन के एक महान नेता के रूप में, एक ऐसा मित्र एवं विश्वस्त सहचर के रूप में जिन पर हम सदैव निर्भर करते थे, एक शक्ति के महान स्तंभ के रूप में जो विपत्ति के समय कांपते हृदयों को स्थिर करने की क्षमता रखते थे। अब मैं वल्लभ भाई पटेल जी के 4 विशेष गुणों पर चर्चा करना चाहूँगा, जिसे आत्मसात कर हम बेहतर नागरिक होने के साथ बेहतर जीवन भी जी सकते हैं। वो 4 बेशकीमती गुण हैं: त्याग, अनुशासन, दूरदर्शिता एवं दृढ़ निश्चयी। पहला है त्याग। पटेल जी में त्याग की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वैसे तो पटेल जी का हर कृत्य त्याग का ही परिचायक है, फिर भी मैं 2 छोटे उदाहरणों से इसे समझाना चाहूँगा। पहला उदाहरण, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने लंदन में लॉ की पढ़ाई के लिए आवेदन किया, तो वहाँ से स्वीकृति पत्र पर वीवी पटेल अंकित था। वस्तुतः यह आमंत्रण सरदार पटेल के लिए था, परंतु बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने सोचा कि ये मेरा आमंत्रण है। बड़े भाई को अति प्रसन्न देखकर सरदार ने उन्हें ही विदेश जाने का मौका दिया और अपने पैसों से उनका सहयोग भी किया, जबकि यह निमंत्रण केवल सरदार पटेल को ही था। दूसरा उदाहरण, जब भारतवर्ष के प्रथम प्रधानमंत्री का चयन किया गया, तो उसमें बहुमत जवाहरलाल नेहरू के बजाय सरदार पटेल को मिला था, परंतु गांधी जी के आग्रह पर सरदार पटेल ने अपना दावा वापस लिया एवं जवाहरलाल नेहरू को ही भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने दिया। दुनिया के प्रसिद्ध अखबार द मैनचेस्टर गार्जियन ने पटेल के बारे में लिखा था
Without Patel, Gandhi's ideas would have had less practical influence and Nehru's idealism less scope. दूसरा उनमें बहुत महत्वपूर्ण गुण था अनुशासन का। सरदार पटेल का पूरा जीवन अनुशासन एवं मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत करता है। हमें जीवन में ऐसे कालजयी व्यक्तित्व का अनुसरण करना चाहिए जो कठोर अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। तीसरा गुण था दूरदर्शिता का। सरदार वल्लभ भाई पटेल भली भांति जानते थे कि यदि भारतीय रियासतों का स्वतंत्र भारत में विलय ना हुआ तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आने जाने के लिए न जाने कितने वीज़ा लेना अनिवार्य होगा। भारत की सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी, आय के साधन भी बहुत कम होंगे, राष्ट्र सशक्त नहीं हो पाएगा। ब्रिटेन के तत्कालीन विदेश सचिव एंथोनी ईडेन जब सरदार पटेल से मिले तो उन्होंने सरदार पटेल के लिए विंस्टन चर्चिल का संदेश सुनाया, जिसमें चर्चिल ने कहा था, He should not confine himself without the limits of India, but the world was entitled to see and hear more of him. दृढ़ निश्चयी चौथा गुण था। उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के द्वारा खंड खंड में विभाजित भारत को एक धागे में पिरोकर आधुनिक भारत का निर्माण किया। इसी महत्ता को समझते हुए 1991 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया एवं वर्तमान में उनके कद के हिसाब से दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण वर्तमान सरकार ने सरदार सरोवर डैम पर किया। गांधी जी ने सरदार पटेल को कांग्रेस का सबसे शक्तिशाली नेता मान लिया था। जो वो कहते थे गांधी जी उसे मानते थे। विशेष रूप से 1942 के बाद एक ऐसा समय आया जब अंग्रेजों के साथ ही देश का पूंजीपति वर्ग सरदार पटेल को ज्यादा महत्व देने लगा और पटेल देश के वास्तविक नायक बने। राजगोपालाचारी ने पूरी गंभीरता से कहा था कि अच्छा होता कि नेहरू को देश का विदेश मंत्री और सरदार पटेल को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया होता। पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी के शब्दों में, पटेल possessed the organizing ability of Bismarck, the astute statesmanship of Chanakya, and the single-minded devotion to the cause of national unity of Abraham Lincoln. उनमें अनुपम दूरदर्शिता, विलक्षण भविष्य दर्शन, असाधारण विवेकशीलता, उचित निर्णय क्षमता, दुर्दम्य शक्ति और सुदृढ़ अडिग इच्छा शक्ति थी। वे वास्तव में लौह पुरुष ही थे, राष्ट्र शिल्पी थे। बड़ी से बड़ी समस्याओं से भी वे विचलित नहीं होते थे, किसी आरोप से वे खिन्न भी नहीं होते थे। कोई भी स्थिति जितनी गंभीर होती थी वो उतने ही शांत और गंभीर हो जाते थे। सरदार पटेल समय से पहले ही हमारे बीच से चले गए, परंतु उनके त्याग, समर्पण एवं दृढ़ निश्चय से लिए गए उनके साहसिक निर्णय आने वाली नई पीढ़ी को प्रेरित और आलोकित करते रहेंगे। किसी ने सच ही कहा है, व्यक्ति चला जाता है, स्मृति रह जाती है, हर फूल की मिट्टी में महक रह जाती है। राष्ट्र के ऐसे महान नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन।